हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अखंड बायो क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ लेकर आए हैं 2024 बायोलॉजी के वेरी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड वाले छात्रों के दिए हैं। तो आज हम चैप्टर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो आप सभी वीडियो से जुड़े रहें और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपकी स्क्रीन पे है, आप उसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसने पुष्टि की कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो देखिए, आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, ऐसा पुष्टि करी थी अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने। अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने बताया कि डीएनए एक वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। वॉटसन और क्रिक ने। बीडल और टाटम, इन्होंने क्या किया? तो बीडल और टाटम ने एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना प्रस्तुत की थी, जबकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था और उन्होंने मटर के पौधे के 7 विपरीत लक्षणों का चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुणसूत्रीय यानी कि क्रोमोसोमीय विकार है। इनमें से कौन सा ऐसा विकार है जो क्रोमोसोम के कारण होता है? टर्नर सिंड्रोम, वर्णांधता, हीमोफीलिया या फिनाइलकीटोनूरिया। तो यहाँ पे क्रोमोसोमीय विकार नहीं है शब्द और जोड़ना चाहिए था, तब ये सही क्वेश्चन होता। तो नहीं है आपका फिनाइलकीटोनूरिया, क्योंकि बाकी के तीनों गुणसूत्रीय विकार हैं। ये गुणसूत्रों की कमी या गुणसूत्रों की अधिकता से होने वाले रोग हैं। टर्नर सिंड्रोम, वर्णांधता, हीमोफीलिया, ये सभी क्रोमोसोमीय विकार हैं, जबकि फिनाइलकीटोनूरिया जीनी व्यतिक्रम की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दात्र कोशिका अर्कता में ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर कौन सा अमीनो अम्ल आ जाता है? तो दात्र कोशिका अर्कता में ग्लूटामिक अम्ल की जगह पे वैलिन आ जाता है। कौन आ जाता है? वैलिन। चलिए, मिथियोनिन क्या है? तो मिथियोनिन जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो सबसे पहले एक अमाइनो एसिड जो होता है वो मिथियोनिन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेंडल का वंशागति सिद्धांत 1900 तक अज्ञात रहा। आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि मेंडल की वंशागति का सिद्धांत काफ़ी लंबे समय तक अज्ञात रहा? तो क्योंकि उस समय संचार की कमी थी, उस समय डार्विनवाद भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो रखा था, इसीलिए ये सिद्धांत जो था अज्ञात रहा। तो यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी संचार की कमी, डार्विनवाद चल रहा था। और इसके अलावा अन्य और भी कारण थे, जैसे कि मेंडल एक बायोलॉजिस्ट थे, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स का प्रयोग कर लिया था। इसके अलावा मेंडल ने अपना आनुवंशिक संबंधी नियम एक साधारण सी पत्रिका में प्रकाशित किया था। इसलिए मेंडल कारण था कि मेंडल 1900 तक अज्ञात रहे, या उनके जो आनुवंशिकता संबंधी नियम थे वो 1900 तक अज्ञात रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। मंगोली, एक्चुअली यहाँ मंगोली जड़ता है। मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण, लिंग गुणसूत्रों की मोनोसोमी के कारण, या 21वीं जोड़ी की ट्राइसोमी के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण, एक्चुअली मंगोली जड़ता को ही हम डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। और ये सिंड्रोम 21वीं जोड़ी गुणसूत्र, 21वां जो जोड़ा होता है गुणसूत्रों का, वहाँ 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र उपस्थित हो जाते हैं। जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं, जो कि 22 जोड़े होते हैं, वहाँ 21वीं जोड़ी पर 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र आ जाते हैं, जिसे हम ट्राइसोमी कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है, या फिर हम कह सकते हैं मंगोली जड़ता 21वीं जोड़ी की ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। लिंग गुणसूत्रों का इससे कोई संबंध नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारी स्क्रीन पे है। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। आप अपने आंसर मुझसे पहले वीडियो को स्टॉप करके दे दिया करें और अपने आप अपना तैयारी को चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 20 में से कम आपके 16-17 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप सभी अपनी तैयारी को थोड़ा और बढ़ाएं और तैयारी अच्छे से करना शुरू करें।
चलिए, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था उद्यान मटर, मीठी मटर, जंगली मटर या इनमें से कोई नहीं। तो एक्चुअल में मेंडल ने अपना प्रयोग उद्यान मटर पे किया था। इसी को पायसम सटाइवम भी कहते हैं। ठीक है, जंगली मटर पे आपका ह्यूगो डी व्रीज ने करा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हॉलेंड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं? तो हॉलेंड्रिक जीन बाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। बाई क्रोमोसोम के ऊपर हॉलेंड्रिक जीन पाए जाते हैं। और इस जीन की प्रेजेंस में मेल में एक रोग होता है जिसे हाइपर ट्राइकोसिस कहते हैं। हाइपर ट्राइकोसिस आप सुन तो रहे होंगे मेरी आवाज़, ध्यान देंगे। ठीक है, बाई क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। बाई क्रोमोसोम मेल में प्रेजेंट होता है और इसी वजह से ये बीमारी सिर्फ मेल में ही पहुंचती है। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जो मेल टू मेल जाती है और हाइपर ट्राइकोसिस में मेल के कानों पर बाल पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मानव में ए बी और रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप बनेंगे? तो मानव में ए बी और रुधिर वर्ग के 6 जीनोटाइप बनेंगे। आप प्लीज़ वीडियो को ब्रेक करके, आप वीडियो को रोक करके अपने क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं मुझसे पहले। चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ 6 प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे। यहाँ हमने लिख रखा है ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। जीनोटाइप एक बार चेक कर लेते हैं। ए ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप बनेंगे आई ए और क्या बनेंगे? तो आई ए और आई ओ। हम यहाँ ओ की जगह आई भी लिख सकते हैं, स्मॉल आई बना सकते हैं, इससे भी इसे डिनोट किया जा सकता है। जबकि बी ब्लड ग्रुप के लिए आई बी आई ओ। जबकि ए बी ब्लड ग्रुप के लिए आई ए और आई बी जीनोटाइप बनते हैं। जबकि ओ ब्लड ग्रुप के लिए आई ओ जीनोटाइप बनते हैं। हम इसके लिए स्मॉल आई का भी यूज़ कर सकते हैं ओ की जगह। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे 1 जीनोटाइप, 2 जीनोटाइप, 3, 4, 5 और 6 जीनोटाइप बनते हैं। इसीलिए हमारा सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 6 हो जाता है। ए ब्लड ग्रुप से 2 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं, एक जो समयुग्मजी कहलाते हैं जबकि दूसरे विषम युग्मजी कहलाते हैं। जैसे आई ए समयुग्मजी जबकि आई ए आई ओ विषम। यहाँ ए ब्लड ग्रुप से 2 प्रकार के जीनोटाइप, बी ब्लड ग्रुप से भी 2 प्रकार के आई ए आई बी तथा आई बी और आई ओ। जबकि ए बी ब्लड ग्रुप से आई ए आई बी ब्लड जीनोटाइप और ओ ब्लड ग्रुप से आई ओ ब्लड जीनोटाइप बनते हैं। तो इस तरीके से 6 प्रकार के जीनोटाइप अभी मैंने बताया बनते हैं। यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और 1 6 प्रकार के जीनोटाइप यहाँ बनते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्चुअली यहाँ मंडल लिख गया है, यहाँ मेंडल है। मेंडल के वंशागति के नियम हैं प्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम, यहाँ पे एक विसंयोजन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम और ये सभी। एक्चुअली ये पेपर मैंने खुद टाइप किया है और इसमें कहीं कहीं कुछ त्रुटियाँ हैं जो मैंने ठीक कर दी हैं। आप बस क्वेश्चन का आंसर करिए। मेंडल के वंशागति के नियम है प्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम या ये सभी। तो इसका सही आंसर करिए आप मुझे। प्रभाविता का नियम भी मेंडल ने दिया था, अप्रभाविता का नियम भी मेंडल ने दिया था और अप्रभाविता के नियम को हम विसंयोजन का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये सभी आंसर सही हो जाएगा। एक्चुअली मेंडल ने 3 नियम दिए थे, एक प्रभाविता का नियम, नंबर 2 अप्रभाविता का नियम और नंबर 3 था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी मेंडल ने दिया था। तो यहाँ 3 नियम दिए थे, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें अप्रभाविता के नियम को हम विसंयोजन का नियम और युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से भी जानते हैं और ये आपके बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे ये सभी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। वंशागति की इकाई है जी, चलिए बताइए वंशागति की इकाई है गुणसूत्र, जीन, फिनोटाइप या जीनोटाइप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वंशागति की इकाई है जीन। देखिए जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र की इकाई क्या है? तो गुणसूत्र की इकाई होता है डीएनए। गुणसूत्र की इकाई क्या है? डीएनए। आखिर गुणसूत्र किससे मिलकर बना है? तो गुणसूत्र मिलकर बना है डीएनए से। और डीएनए की इकाई क्या है? तो डीएनए की इकाई है जीन।
चलिए, तो सही आंसर है वंशागति की इकाई क्या है? जीन। जीन, सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। चलिए, टर्नर सिंड्रोम के लिए कौन सा संकेत सही है? चलिए, टर्नर सिंड्रोम एक बार समझ लेते हैं पहले। टर्नर सिंड्रोम में एक्चुअली एक नॉर्मल पर्सन में 46 क्रोमोसोम होते हैं या गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 44 ऑटोसोम यानी कि दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं, जबकि 2 गुणसूत्र लिंग होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये जो लिंग गुणसूत्र हैं ये XY या XX हो सकते हैं, XY या XX हो सकते हैं। एक्चुअली 44 क्रोमोसोम मेल और फीमेल में समान होते हैं, ये बात सब ध्यान रखेंगे। जबकि ये जो 2 गुणसूत्र हैं, या हम ये कह लें ये एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र नर में XY और मादा में XX होते हैं। तो ये तो हो गया गुणसूत्र किस टाइप से होते हैं या कितने होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि टर्नर सिंड्रोम क्या है। देखिए, 46 में से 44 जो कि दैहिक गुणसूत्र होते हैं वो तो नॉर्मल होते हैं। टर्नर सिंड्रोम एक लिंग गुणसूत्रीय व्यतिक्रम है, मतलब यहाँ लिंग गुणसूत्रों में कमी हो जाती है। लिंग गुणसूत्र यहाँ XX होने चाहिए थे, किंतु यहाँ पे एक लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे टोटल गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। आप समझ रहे होंगे 44 45 हो गया। ओ का मतलब यहाँ शून्य होता है, तो एक्चुअली हमारा ऑप्शन, अब बताइए आप कौन सा सही हो जाएगा? यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 44 + XO। हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में पूछा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर एक स्त्री सामान्य दृष्टि रखती है किंतु उसका पुत्र कलर ब्लाइंड है, भाई उसका पुत्र कैसा है? वर्णांध है, वर्णांध है, तो ये कैसा रोग है? क्या यह एक ऑटोसोमल प्रभावी रोग है, या ये एक ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है, या ये एक लिंग संलग्न प्रभावी रोग है, या एक लिंग संलग्न प्रभावी रोग है? एक्चुअली यहाँ होना चाहिए था लिंग संलग्न अप्रभावी, यहाँ अप्रभावी रोग है। तो इसका सही जी, ये एक यहाँ अप्रभावी लिखा हुआ है, अप्रभावी, एक्चुअली यहाँ मिस्टेक हुई है, अप्रभावी। तो इसका सही आंसर वैसे ऑप्शन नंबर 4 ही है कि अगर कोई स्त्री सामान्य दृष्टि रखती है किंतु उसका पुत्र कलर ब्लाइंड है, तो यह एक कैसा रोग हो गया? लिंग संलग्न अप्रभावी रोग। देखिए, वर्णांधता, हीमोफीलिया, ये सभी लिंग गुणसूत्रों से संबंधित हैं, और ये रोग अप्रभावी रोग हैं क्योंकि दोनों X गुणसूत्र पर इसके जीन उपस्थित होंगे तो ही रोग प्रभाव दिखा पाता है, अन्यथा रोग प्रभाव नहीं दिखा पाता। तो जब एक फीमेल में एक X गुणसूत्र पर इसका जीन है तो वो वाहक कही जाती है और उसमें ये रोग डोमिनेंट नहीं होता, किंतु उसके पुत्र में ये रोग डोमिनेंट हो जाता है। तो यहाँ पे यहाँ सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल यहाँ सही है। बस आप और की जगह आ लगाएंगे, अप्रभावी रोग है, ये बात ध्यान रखेंगे। यह एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं? तो संतान को पिता से 50% जीन्स प्राप्त होते हैं, ये बात सभी जानते हैं। स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होते हैं और ओवम में भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो 50-50% जब यहाँ पे दोनों से मिलते हैं तो बच्चे में 46 क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। तो 50% जो जीन्स है वो बच्चे को प्राप्त होते हैं पिता से, और 50% उसको उसकी माता से प्राप्त होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है ZZ या ZW प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है किसमें? तो देखिए, ZW प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है? पक्षियों में। और पक्षी यहाँ कौन है? मोर। तो ये मोर में पाया जाता है। जैसे मानव में XY से डिनोट करते हैं लिंग गुणसूत्र को और फीमेल में XX से, वैसे ही पक्षियों में गुणसूत्रों को ZW और ZZ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ जो मेल पक्षी क्या है? बहुप्रभाविता। जब एक जीन कई लक्षणों को डिसाइड करता है तो इसे बहुप्रभाविता कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया यानी दात्र कोशिका अरक्तता। यहाँ एक जीन हीमोग्लोबिन की संरचना को बदल देता है। हीमोग्लोबिन की जब संरचना बदल जाती है तो उससे RBC का शेप चेंज हो जाता है। तो जीन एक था लेकिन उसने 2
प्रॉब्लम क्रिएट करी। एक तो हीमोग्लोबिन की संरचना बदलती और जिससे आरबीसी की संरचना में भी चेंज आया। तो एक जीन दो लक्षणों को डिसाइड कर रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, बहुप्रभाविता कहेंगे। तो सही आंसर फिलहाल इस क्वेश्चन का था बहुजीनी वंशागत। बहुजीनी वंशागत इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सर्वदाता रक्त समूह है। देखिए मानव में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ओ बी ओ ए पॉजिटिव। एक्चुअली मानव में ब्लड ग्रुप होते हैं 4 प्रकार के, ए बी और ओ। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ए पॉजिटिव या, आप समझते होंगे इतना सब। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होते हैं ये आप सभी जानते होंगे। मानव की जो आरबीसी होती है, आरबीसी की झिल्ली जिसे डोनेंस मेम्ब्रेन कहते हैं, इस डोनेंस मेम्ब्रेन पर एक एंटीजन पाया जाता है। इस एंटीजन का नाम RH दिया गया। अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो उस ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव, और अगर एंटीजन या RH एंटीजन अनुपस्थित है तो उस ब्लड ग्रुप को नेगेटिव कहा जाता है। तो इसीलिए ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के हैं, लेकिन ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे सर्वदाता रक्त समूह पूछा जा रहा है, तो सब जानते हैं ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों ही दे रखे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सही आंसर होगा आपका वो होगा ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव सर्वदाता रक्त समूह है, क्योंकि अगर ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव को देता है तो पॉजिटिव के पास RH एंटीजन पाया जाता है जो कि नेगेटिव के पास नहीं होता, और इस वजह से ब्लड का थक्का जम जाने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा आपका ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव सही आंसर। चलिए आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपूर्ण प्रभाविता का संबंध है। अपूर्ण प्रभाविता किससे संबंधित है, कॉलकॉरेंस, मेंडल, शेरमार्क या ह्यूगो डी व्रीज से। तो अपूर्ण प्रभाविता का संबंध है बच्चा कॉलकॉरेंस से। कॉलकॉरेंस ने अपूर्ण प्रभाविता का नियम दिया था और इन्होंने अपना प्रयोग गुलबांस पर किया था। गुलबांस जिसे हम गुलबांस 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जानते हैं, जबकि 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बाकी के और ऑप्शन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे मेंडल, एक्चुअली मेंडल आनुवंशिकी के जनक हैं, ये बात आप सब जानते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। मटर के पौधे में 7 विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। इसके अलावा मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, यहाँ पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही पाए जाते हैं। मेंडल ने कृत्रिम परागण की प्रक्रिया को अपनाया था। अगले शेरमार्क है। शेरमार्क क्यों जाने जाते हैं, एक्चुअली मेंडल का काम जब रुका हुआ था तो शेरमार्क, ह्यूगो डी व्रीज और कॉलकॉरेंस ने सेम रिजल्ट निकाले थे, तो शेरमार्क इसलिए फेमस है। ह्यूगो डी व्रीज ने क्या किया था, तो ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और इन्होंने अपना प्रयोग लेथायरस ओडोरेटस पर किया था, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेथायरस ओडोरेटस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए है, उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था, ध्यान रखें। और कहीं ना कहीं आपकी वीडियो में यूज़ हुआ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं बाद में कमेंट चेक कर लेती हूँ, तब आप अपना आंसर मुझे दे देंगे। चलिए आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें, खुद से किए हुए वादे को पूरा करें और स्टडी करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।